नमस्कार। मैं डॉक्टर सुचिंता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, निर्मला कॉलेज, रांची। आज मैं पीजी सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत भारतीय साहित्य का स्वरूप विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा की तुलना समुद्र से करते हुए कहा, यथा नदीनां बहो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। भारतीय साहित्य का आशय समझने के लिए इसी पंक्ति का आश्रय लेना आवश्यक है, क्योंकि विविध भाषाओं की साहित्यिक धाराएं भी भारतीय साहित्य रूपी समुद्र में समाहित होती रही हैं और निरंतर उसमें लय हो रही है। इसलिए विश्व के प्राचीनतम साहित्य वेद से लेकर वर्तमान तक का भरतवंशीय साहित्य भारतीय साहित्य है। भारतीय साहित्य किसी एक भाषा, एक क्षेत्र, एक जाति या एक काल का साहित्य नहीं है। भारतीय संस्कृति की भांति यह बहुआयामी है, विविध वर्णी है, परंतु इस विविधता का लक्ष्य एक है। जैसे भूमा अर्थात विराट शक्ति परमात्मा ने सुख दुख हर्ष विषाद समस्त चीजों को बनाया, जिसे हम मनुष्य अलग अलग रूपों में देखते हैं। भारतीय साहित्य की परा और पश्यंती समान है, वैखरी पृथक है। सामान्यतः यह धारणा बद्धमूल हो गई है। भारत एक बहुभाषा भाषी राष्ट्र है। भाषावर प्रांतों के गठन के साथ ही इस धारणा को भी बल मिला है कि ये भाषाएं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और एक के विकास से दूसरे का संबंध नहीं है। जब हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो हमारे सामने संपूर्ण भारत का मानचित्र उभरता है, किंतु जब भारतीय भाषा का प्रश्न उठाते हैं तो भारत एक पृथक पृथक रूप उभरता है। क्या यह संभव है? भारतीय साहित्य की एकता और भाषाओं की विविधता, यह एक विरोधाभासी प्रश्न है। साहित्य की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। भारत जैसे वृहद राष्ट्र में भारत के बाह्य स्वरूप में तो अंतर आ सकता है, परंतु उनके भीतर एकता का सूत्र होना अनिवार्य है। अन्यथा भारतीय साहित्य और भारतीय भाषाओं जैसे विशेषणों का प्रयोग निरंतर होता रहेगा। जब हम भारतीय साहित्य की अंतरधारा को एक मानते हैं तो वहां हमारी दृष्टि एक विचार और एक संवेदना पर होती है, देश काल और वातावरण पर नहीं। तमिल साहित्यकार उसी संवेदना को भिन्न परिवेश में प्रस्तुत करता है और डोंगरी भिन्न में। भाषाओं में यह भी अंतर नहीं है। वस्तुतः एकता की दृष्टि से भारतीय भाषाएं अधिक निकट हैं और उनमें पार्थक्य केवल भौगोलिक और वैज्ञानिक कारणों से है, जबकि साहित्य में निरंतर बाहरी हस्तक्षेप होता रहा है, अतः उसकी प्रवृत्तियों में अंतर आ गया है। अब यहाँ प्रश्न यह है कि भारतीय भाषाओं के स्वतंत्र अस्तित्व की बात आई कहाँ से? निस्संदेह यह प्रश्न अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने बहुभाषा भाषी राष्ट्र, अशिक्षित राष्ट्र, साहित्य विहीन जैसे विशेषण दिए। ब्रिटिश राज्य के पूर्व गुरु नानक, तुकाराम, चैतन्य, जयदेव, सरहपा के साहित्य में भाषा भेद नहीं था। शब्दों का आदान प्रदान होता रहा था। अंग्रेजों के पहले उर्दू हिंदी का अंतर भी नहीं था, परंतु ग्रियर्सन के भाषा सर्वेक्षण ने न केवल भारतीय भाषा क्षेत्रों वरन हिंदी के ही अनेक भाषा रूपों की कल्पना कर डाली और उसके बाद से ग्रियर्सन का अनुधावन होता आया है।
तथा भारतीय प्राचीन संदर्भों की उपेक्षा कर दी गई है। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में आर्य परिवार, द्रविड़ परिवार और आग्नेय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें द्रविड़ परिवार एवं आर्य परिवार की भाषाएं ही प्रमुख हैं। आधुनिक भारत में दक्षिण के 4 प्रांतों की भाषाएं द्रविड़ परिवार से आती हैं और शेष भारत की आर्य परिवार की। यदि इसे ही दृष्टि में रखें तो यह सिद्ध हो जाता है कि वर्तमान भारतीय भाषाओं के 2 स्रोत हैं, एक संस्कृत और दूसरा द्रविड़। जहाँ तक द्रविड़ भाषा परिवार की बात है तो उसकी 4 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इनमें मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु की शब्दावली का स्रोत संस्कृत है और व्याकरण तमिल का। अतः इनमें अधिकांश भाषाएं संस्कृत से प्रभावित हैं। तमिल द्रविड़ परिवार की मूल भाषा है और इसका विकास संस्कृत के समांतर हुआ है। अतः यह माना जा सकता है कि भारत में प्रारंभ से द्रविड़ और संस्कृत 2 भाषाएं थीं। तमिल कथाओं में द्रविड़ भाषा का विकास अगस्त्य से माना गया है। अगस्त्य ही उत्तर भारत से दक्षिण भारत गए और तमिल का व्याकरण लिखा। तमिल परंपरा के अनुसार संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं का स्रोत भी एक है। अगस्त्य की दक्षिण यात्रा का उल्लेख भारतीय कथानकों में भी मिलता है। अगस्त्य प्राचीन ऋषि हैं, वेद में भी उनका उल्लेख है। अगस्त्य नामक तारा दक्षिण में ही माना जाता है। इस प्रकार तमिलों ने आर्य और द्रविड़ भाषा को प्राचीन काल से एक ही उद्गम से विकसित माना है। तमिल और संस्कृत में शब्दों का आदान प्रदान भी होता रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि द्रविड़ की समस्त लिपियों का ब्राह्मी से विकास हुआ है। इसलिए अशोक के अभिलेख दक्षिण में ब्राह्मी में मिलते हैं। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि जिसे हम भारतीय साहित्य कहते हैं वह मूलतः किसी एक भाषा के साहित्य का विस्तार है। आज भले ही उसे अनेक भाषाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु किसी युग में न केवल आर्य परिवार वरन आर्य और द्रविड़ परिवार एक भाषा, एक संस्कृति और एक विचार के वाहक थे। इसलिए भारतीय साहित्य की एकता बनी हुई है। रामायण एवं महाभारत की कथाओं जैनों, बौद्धों और वैष्णव कवियों ने पूरे भारत को एक साथ प्रेरणा दी है। देश भेद से भाषा का जातीय स्वरूप विकृत नहीं होता। शंकराचार्य पर जितना गौरवबोध एक साहित्यकार के रूप में संस्कृत को है, उतना ही प्रत्येक मलयालम भाषी को भी, क्योंकि ये उसके जातीय गौरव को प्रकट करते हैं। आज भारतीय उपमहाद्वीप में 3 राष्ट्र हैं। उर्दू के साहित्य का इतिहास पाकिस्तानी उर्दू साहित्य को लेकर पूरा होता है। इसी प्रकार बांग्ला साहित्य का इतिहास बंगाल और बांग्लादेश को लेकर पूरा होता है। इसलिए भाषा भेद देश भेद को नहीं मानता, किंतु पाकिस्तान के उर्दू साहित्य को भारतीय साहित्य नहीं कहा जा सकता। भाषा का गौरव बोध समस्त जातीय समुदाय से संबद्ध है। आज का अंग्रेजी साहित्य केवल ब्रिटेन का नहीं है। अंग्रेजी साहित्य ने अपने विस्तार के लिए हर क्षेत्र को चुना है। इसके बावजूद भाषा की गति निरंतर विकास की ओर होती है। आर्य और द्रविड़ भाषा से आगे के विकास क्रम में
आज प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ है। प्रत्येक युग में भाषाओं में भेद होने के बावजूद समाज संपर्क भाषा का निर्माण भी करता चलता है। भारत में आर्य और द्रविड़ भाषाओं के विकास क्रम में भी संस्कृत संपर्क भाषा बनी रही। इसी प्रकार आधुनिक आर्य भाषाओं के उदय काल में भी क्षेत्रीय भाषाओं ने अपने क्षेत्र में साहित्य में उन्नति के बावजूद संपर्क भाषा के रूप में बाहर पैर नहीं पसारा। मध्य देश की भाषा के रूप में हिंदी ने संस्कृत का उत्तरदायित्व विरासत में प्राप्त किया और सभी भारतीय भाषाओं की प्रतिनिधि के रूप में विदेशी भाषाओं से संघर्ष करती रही। सरहिंद से कलकत्ता तक और कश्मीर से कोचीन तक हिंदी ने इतर प्रांतीय भाषा भाषियों को एक सूत्र में जोड़ा। हिंदी का प्रादेशिक स्वरूप नहीं बना। इससे यह स्पष्ट है कि भारतीय भाषाएं एक मूल की विविध शाखाओं का समूह है और उसमें भारतीय चेतना विद्यमान है। नमस्कार।